आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी भारतीय संविधान का भाग एक को पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद है जिसके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड है। पहला अनुच्छेद से पता चलता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो पहले 1 ए में क्या दिया गया? भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए शब्द लिया गया यूनियन, जो कि कनाडा से लिया गया है। खंड अनुच्छेद 1 के खंड 2 में दिया गया है कि भारत में पहली अनुसूची के राज्य और राज्य क्षेत्र, अर्थात पहली अनुसूची 1 में भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। उनके बारे में जानकारी देती है पहली अनुसूची। और पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं और राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे। अनुच्छेद 1-2 में दिया गया है। अनुच्छेद 1-3 में दिया गया है राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे, अर्थात पहले राज्य शामिल होगा। पहली अनुसूची के संघ शासित क्षेत्र जितने भी और भारत द्वारा जितने भी अर्जित किए जाएं वो सभी शामिल भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 से क्या पता चलता है? इससे 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात, देश का नाम क्या है? तो इसमें दिया गया भारत, इंडिया, दोनों नाम दिए गए हैं, पहली बात। दूसरी, इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति यहाँ राज्यों का संघ, अर्थात देश की प्रकृति दी गई राज्यों का संघ। और तीसरी बात दी गई है भूभाग कौन कौन से हैं। तो भूभाग ये दिए गए तीनों, राज्य होंगे, संघ शासित क्षेत्र होंगे और अर्जित भूभाग। ये 3 बातें अनुच्छेद 1 से पता चलती है हमें। भारत का नाम जम्मू द्वीप भी बोलते हैं इसे। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। 2 शब्द आते हैं, एक आता है फेडरल और दूसरा आता है यूनियन। इसका मतलब क्या है? फेडरल का मतलब संघ है ये, और राज्य इसका मतलब राज्य अधिक ताकतवर है संघों से। और फेडरल में राज्यों को स्वतंत्रता होती है कि वो अलग हो सकते हैं। और यहाँ यूनियन शब्द है, इसमें राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, जो कि भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, जिसने कहा कि भारतीय संविधान यूनियन और फेडरल दोनों की भांति है। और ये इसका मतलब शांति काल में तो ये फेडरल होता है तथा आपातकाल में ये यूनियन की भांति कार्य करता है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी नए राज्यों को भारत में नए राज्यों को मिलाना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा? 2 के तहत मिलाया जाएगा। कैसे मिलाएंगे? संसद विधि बनाएगी इसके लिए और नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है। जैसे प्रारंभ में भारतीय संविधान में ये उल्लेख नहीं था कि भारत के किसी भूभाग को अन्य देश को कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए केस हुआ था 1960 में, जिसे कहते हैं बैरू-बारी वाद। अतः राष्ट्रपति के द्वारा 143 का राष्ट्रपति ने प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं, वो मांगी। उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भूभाग को देना है तो क्या करना होगा? संविधान में संशोधन, यानी अनुच्छेद 368 के तहत ही दिया जा सकता है। लेकिन 1974 में क्या हुआ?
तमिलनाडु का कच्छ द्वीप था वो श्रीलंका को दे दिया गया था, किससे आदेश से, सरकार के आदेश से, सिर्फ बिना संविधान संशोधन के। फिर 100वां संशोधन किया 2015 में जिसमें 100 एनक्लेव थे वो तो दिए गए थे बांग्लादेश को, बांग्लादेश, और 51 एनक्लेव भारत को प्राप्त हुए। अनुच्छेद 3 क्या बताता है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम को बदला जा सकता है। अभी हाल ही में केरल का नाम क्या कर दिया गया? केरलम। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, रुको। इसके लिए भी क्या करेगी? संसद विधि बनाएगी। बदलना कैसे? कोई राज्य का निर्माण करना है, इसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, सीमा में और नाम में। इसकी ट्रैक है फैब नेम, फैब फॉर फॉर्मेशन, ए फॉर एरिया, बी फॉर बाउंड्री और एन फॉर नेम। अर्थात इसी क्रम में याद रखने हैं आपको, एग्जाम में क्रम में सजाने के लिए दे देता है। पहला, किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है। टोटल अनुच्छेद 3 में 5 खंड दिए गए हैं। कितने खंड हैं? 5। 5 में ए में राज्य का निर्माण, यानी फैब के हिसाब से करना है। ए मतलब एरिया को बढ़ाया जा सकता है, एरिया को कम किया जा सकता है। बी फॉर बाउंड्री यानी सीमा में परिवर्तन, डी। और एन फॉर नाम यानी नाम में परिवर्तन। अगर किसी भी राज्य का निर्माण करना है या सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नाम में, सीमा में या निर्माण करना है, तो पहले क्या होगा? राज्य प्रस्ताव को पारित करेंगे, राज्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। ये नाम के लिए है, पहले नाम के लिए राज्य, और नाम नहीं है इसे हटाओ, बिल बनाया जाएगा। अगर किसी राज्य का निर्माण करना है तो पहले बिल लाया जाएगा, नहीं विधेयक, तो मंत्रिपरिषद लाएगी, मंत्रिपरिषद, और वो लाया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्य प्रभावित हैं उनके लिए भेजा जाएगा। उनकी निश्चित समय अवधि दी जाएगी, निश्चित समय अवधि। एक निश्चित समय अवधि में उनको अपनी जो भी स्वीकार अस्वीकार देनी होगी, मतलब राय देनी होगी अपनी। और ये राय केंद्र राय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब राज्य से राय आ गई, उसके बाद क्या होगा? दोनों सदनों में भेजा जाएगा। पहले सदन में गया, पहला सदन कोई भी, पहला सदन लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा। यानी मान लिए हम पहले सदन लोकसभा में गया, लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? जितने भी उपस्थित हैं उनका बहुमत, यानी 50% + 1, जितने भी उपस्थित हैं। फिर जाएगा राज्यसभा में, या पहले लोकसभा राज्यसभा में जा सकता है, और राज्यसभा के बाद राज्यसभा भी वही साधारण बहुमत से पास करेगी। साधारण बहुमत से पास होगा बिल। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के प्रेसिडेंसी की अनुमति ली जाएगी, और अनुमति मिलने के बाद जिस राज्य का निर्माण का है तो निर्माण हो जाएगा। नाम में परिवर्तन करेगा, नाम में, और सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ये अनुमति मिलेगी, अधिनियम बन जाएगा ये। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो नाम की पहले राज्य मुहिम चलाएगा। राज्य के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाकर गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय क्या करेगा? एनओसी मांगेगा। किसी रेलवे से, खुफिया एजेंसियों से, डाक विभाग से, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से और भारतीय रजिस्टर जनरल से। और ये एनओसी दे देते हैं। एनओसी देने के बाद सीधा जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। फिर आगे की प्रक्रिया वही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, फिर जिस राज्य के नाम में चेंज करना है उसको राज्य को भेजा जाएगा। वहाँ से आने के बाद, और बाध्यकारी तो है ही नहीं,
संसद को आएगी। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब पुरस्तापित किया जा सकता है। कौन सा शब्द? पुरस्तापित। पुरस्तापित किया जाएगा। पुरस्तापित करने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति और चेंज हो जाएगा जो भी करना चाहते हैं वो। जैसे अभी वर्तमान में एक मुद्दा है, केरल का नाम क्या कर दिया? केरलम। ये क्या हुआ? जून 2024 में केरल विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, वो प्रस्ताव पेंडिंग था, तो कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है अभी वर्तमान में। और विधेयक को अनुच्छेद 3 के अनुसार, कौन सा? 3E, इसके अनुसार राज्यों को भेजा गया केरल को, और केरल वहाँ से अपनी अनुमति देगा। फिर किसी भी सदन में रखा जाएगा। सदन से, दोनों सदन से साधारण बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी और नाम चेंज हो जाएगा। कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित होंगे? एक तो अनुसूची होगी। कौन सी अनुसूची? अनुसूची पहली। दूसरी अनुसूची 8 होगी। 8 क्यों होगी? इसमें 22 भाषा दी गई है। 22 भाषाओं में नाम केरल की जगह क्या होगा? केरलम। केरलम नाम किया जाएगा सभी भाषाओं में, यानी 8वीं अनुसूची केरल की जगह पे केरलम नाम किया जाएगा। पहले भी हुआ है ऐसा। पहले 2007 में उत्तरांचल का नाम किया गया था उत्तराखंड। 2011 में उड़ीसा का नाम किया गया था ओडिशा। अब अनुच्छेद 3 हो गया। क्या रामकिशोर बनाम भारत संघवाद 1965 का मामला है, जिसमें कहा कि अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों के अंतर क्या है? संघ शासित प्रदेश, मतलब इसे जैसे समझो, यानी राज्य, पहले राज्य इसमें दिया गया था शब्द। तो 1965 में एक मामला है जिसे कहते हैं रामकिशोर बनाम भारत संघ 1965 का। इसमें कहा था कि राज्य के अंदर क्या भी है? संघ शासित प्रदेश, यानी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं, यूटी भी शामिल हैं। फिर संसद ने किया 18वां संविधान संशोधन 1966 में करके अनुच्छेद 3 में राज्य के शब्द के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर दिए गए। अनुच्छेद 4 में क्या किया? पहली और चौथी अनुसूची में कोई भी संशोधन वो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, यानी संसद द्वारा पहली और चौथी अनुसूची में किए गए विधि बनाई जाएगी, संसद विधि बनाएगी, यानी अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं समझा जाएगा इसे। और दूसरे और तीसरे में संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। पहली चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 2, 3, तभी तो यहाँ बताया गया है। इसमें संसद विधि बनाती है, संसद विधि द्वारा ही परिवर्तन करेगी इसमें, और संसद विधि इसके लिए भी बनाएगी। इन्हें संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब देख लेते हैं नए राज्यों के निर्माण के बारे में। एक तो पक्ष में तर्क होते हैं, दूसरे विपक्ष में। पक्ष में क्या है? किसी भी राज्य का निर्माण किया जाएगा तो पहले तो बहुलवादी स्वरूप को निर्माण, शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। छोटे राज्य हैं तो प्रशासन अच्छा होगा और क्षेत्रीय समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। बड़े राज्यों में जितने इलाके दोहरे नुकसान मतलब एक तो केंद्र भी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता, दूसरा राज्य भी समस्याओं पर, ये क्या है? दोहरा नुकसान हो गया क्षेत्र का, इसे कहते हैं समस्याओं का दोहरा नुकसान भी हो जाता है। विपक्ष में तर्क क्या है? नए राज्य, अगर आज त्रिपुरा लैंड की मांग उठ रही है, एक पूर्वांचल की मांग, पूर्वांचल, विदर्भ, ऐसी बहुत सारी मांगें उठती रहती हैं। तो आज एक राज्य उठा रहा है, कल दूसरा राज्य, यानी पुनः नई मांगों को जन्म देता है। पहला विपक्ष में तर्क। दूसरी, राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय, किसी भी योजना को लागू करना है, जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को राज्य में लागू करने के लिए राज्य के साथ समन्वय स्थापित करने में समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को लागू, ये तो हो गया। मध्य विवाद, यानी राज्य और विकास शीतलता, एक ये भी समस्या है। और व्यक्तिगत हित स्वार्थ है ही अपने राजनीतिक हित के लिए, और इसी को कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ये शब्द है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या है? यानी छोटा राज्य कैसा है? छोटा, और बड़े बड़े उद्योगपति
के द्वारा चलाया जाए तो ऐसी समस्या को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। कौन सी समस्या? क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी क्रोनिक पूंजीवाद की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, बाजार को प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और एक ही हाथ में धन भी एक ही के हाथ में आ जाएगा और नवाचार में गिरावट होगी। इसका क्रोनी कैपिटलिज्म का प्रभाव है ये।